तो दोस्तों, हम लोगों ने हिस्ट्री में लास्ट क्लास में हम लोग कुछ पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख रहे थे और देख लिए थे। आज हम लोग शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। आज हम लोग शुरू करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो सुनिए आप लोग। प्राचीन काल में खुदाई के बाद जो अवशेष मिलते हैं तथा उससे ज्ञान जो मिलता है उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। मतलब कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में खुदाई के बाद जो अवशेष मिलते हैं और उस चीज़ से जो ज्ञान मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट है, चूंकि आज पुरातात्विक स्रोत पे ही चर्चा चलेगी, क्योंकि यही एक टॉपिक आज के लिए है। आज का टॉपिक पुरातात्विक स्रोत पे ही चलेगी, आप लोगों को सुनना है। और इसमें से बेहद इंटरनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप खुद समझ में आया कैसा कैसा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्राचीन काल में खुदाई के बाद जो अवशेष मिलते हैं और उससे प्राप्त ज्ञान को क्या बोलते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट है कि 1400 बीसी में एक बोगाज कोई अभिलेख मिला है। 1400 बीसी में क्या मिला है? एक बोगाज कोई अभिलेख मिला है। यह एशिया माइनर में मिला है। यह कहाँ मिला है? एशिया माइनर में मिला है, जो अभी तुर्की में है। यह एशिया माइनर कहाँ पड़ता है? तो तुर्की में पड़ता है। पहले इसे मध्य एशिया कहा जाता था। मतलब एशिया माइनर को ही पहले क्या कहा जाता था जी? तो एशिया माइनर को ही पहले मध्य एशिया के नाम से जाना जाता था। इसमें 4 देवता का वर्णन मिला है। बोगाज कोई अभिलेख में 4 देवता का वर्णन मिला है। पहला इंद्र, दूसरा मित्र, तीसरा वरुण और चौथा नासत्य, जिसको हम लोग अश्विनी भी कहते हैं। अगला आता है बेशनगर। तो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ लेख है, जो भागवत अर्थात वैष्णव धर्म का चर्चा करवाता है। और यह मिला कहाँ है बेशनगर अभिलेख? तो यह विदिशा जिला, बेशनगर जो है विदिशा जिला, और यह है कहाँ? तो यह एमपी में है। कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश। इसमें क्या है? भागवत अर्थात वैष्णव धर्म का चर्चा, जिसकी स्थापना 9वीं शुंग शासक भागवत के दरबार में आए यवन शासक हेलियोडोटस ने किया था। मतलब बेशनगर का गरुड़ स्तंभ या क्या है? एक पुरातात्विक स्रोत के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? एक पुरातात्विक स्रोत है। तो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ कहाँ मिला है? तो विदिशा जिला, और यह है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह जो है भागवत अर्थात वैष्णव धर्म की चर्चा को बतलाता है, जिसकी स्थापना, अब इसकी स्थापना बतलाया जा रहा है कि इसकी स्थापना जो है 9वीं शुंग शासक भागवत के दरबार में आए यवन शासक हेलियोडोटस ने किया था। ठीक है, आगे आते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो जिस टॉपिक को मैंने शुरू किया है, जिस टॉपिक को मैंने शुरू किया हूं, तो उसी पे ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। तो अगला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, क्योंकि उसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो उसी पे चर्चा चल रहा है। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है? तो यह समुद्रगुप्त का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। यह भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोलते हैं। यह हरिसेन कवि के दरबार में लिखा गया अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन कवि के दरबार में लिखा गया अभिलेख है। इसमें राजा के विजय गाथा की चर्चा है। इसमें क्या है? तो राजा के विजय गाथा की चर्चा है। अब एक दो गो पॉइंट्स है, जैसे भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह की शुरुआत की थी। एक्चुअली इस बीच बीच में यह कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब लिखवा दिया गया है।
जैसे जैसे सर के माइंड में आता था ना उस तरह से पॉइंट्स को क्या करते थे, मतलब नोट करवा देते थे। तो वही क्या है मेरी कॉपी में उसी तरह से लिखा हुआ है, तो मैं भी उसी तरह से आपको बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग सुना कीजिए। तो 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह की क्या की थी, शुरुआत की थी। तीसरा पॉइंट इसमें है अकबर का साला मानसी था। ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि अकबर के साला का नाम क्या था, मानसी था। हाँ, हम लोग अब आते हैं अगला अपने अभिलेख में। तो एहोल अभिलेख क्या है, एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख यह पुलकेशियन द्वितीय जिनके दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। इसमें हर्ष के पराजित होने की चर्चा मिलता है। यह पुलकेशियन द्वितीय के समय का अभिलेख है और पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे। इसमें किस का चर्चा है, तो इसमें हर्ष को पराजित होने की चर्चा मिलता है। अगला आता है हाथी गुम्फा अभिलेख। यह कलिंग उड़ीसा में है। इसमें राजा खारवेल के समय की चर्चा है। अगला आता है जूनागढ़ अभिलेख। यह जो है गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, गुजरात में है। इसे लिखने वाले रुद्रदामन जो शक राजा के थे, इसे लिखने वाले रुद्रदामन, इन्हीं को हम लोग शक राजा बोलते थे। यह संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख है। इसमें बेरोजगारी का उल्लेख है। जूनागढ़ अभिलेख जो है यह गुजरात में है और इसे लिखने वाले रुद्रदामन जो शक राजा थे उन्होंने लिखा है। और इसमें क्या है कि इसमें बेरोजगारी का चर्चा किया गया है और यह अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है। अगला आता है एरन अभिलेख। क्या आता है, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख है, यह गुप्त काल के राजा भानुगुप्त के समय का है। एरन अभिलेख जो है यह गुप्त काल के राजा भानुगुप्त के समय का है। यह भी मध्य प्रदेश एमपी में ही है। इसे अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो एरन अभिलेख से ही हम लोगों को सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर हम लोग लगातार कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अगला पॉइंट कालिदास का जन्म उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर हुआ। यह भी कहाँ है, एमपी में ही है। तीसरा है कुंभ का मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिका में 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला पॉइंट है मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया है। गार्गी संहिता गार्गी के द्वारा लिखा गया है। सिक्का के अध्ययन को विषय को क्या बोलते हैं, सिक्का के अध्ययन के विषय को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी से किया जाता है। आरिका मेडू पांडिचेरी का एक भाग है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में सीधे आपको क्वेश्चंस दिख जाएगा। आरिका मेडू पांडिचेरी का एक भाग है। यहाँ रोमन सिक्के का अवशेष मिला है। पांडिचेरी से प्रभावित राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके हैं बीपीएससी का, एकदम बीपीएससी का ही क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आरिका मेडू पांडिचेरी का एक भाग है। यह यहाँ रोमन सिक्के का अभिलेख मिला है। और पांडिचेरी से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु हैं। अगला है प्राचीन काल के सिक्के को पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। प्राचीन काल के सिक्के को पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं या कहते थे, अभी भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम में था तो उस टाइम के अनुसार कहते थे, अभी तो कहते नहीं है, वो तो इतिहास बन गया, तो उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत एपिग्राफी को माना जाता है। इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत एपिग्राफी को माना जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का श्रेय यवन शासक डेमेट्रियस को जाता है। सबसे
प्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का श्रेय यवन शासक डेमेट्रियस को जाता है। वैशाली जो कि बिहार में है, तो वैशाली के चेचर नामक स्थान से संबंधित है। वैशाली जो है, वैशाली के बारे में कह रहा है कि वैशाली कहाँ है, तो बिहार है, बिहार में है और बिहार के चेचर नामक स्थान से संबंधित है। अब जो वैशाली है, वैशाली में दो स्थान दिखता है, एक चिरांद दूसरा चेचर। तो चिरांद और चेचर के बारे में कहा गया है कि नवपाषाण कालीन स्थल यहाँ मिला है। चिरांद और चेचर के बारे में कहा गया है कि यहाँ क्या मिला है, नवपाषाण कालीन स्थल मिला है, जैसे बस्ती, हिरण का सींग, घास भूस के घर, अस्थि पंजर etc। यूरेनियम पद्धति से पृथ्वी की आयु निर्धारित करने का वैज्ञानिक विधि है। यूरेनियम पद्धति जो है वो क्या है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने का वैज्ञानिक विधि है। C14 जीवाश्मों की तिथि निर्धारित करने की वैज्ञानिक पद्धति है। बुर्ज होम जो कहाँ है, कश्मीर में है। यहाँ जो है गर्तावास के अवशेष मिले हैं, यहाँ जो है गर्तावास के अभी शेष मिले हैं, यहाँ जो है गर्तावास के अवशेष मिले हैं। ये था कुछ जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब आपको यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत बस इतना ही था। अब हम लोग आते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानते हैं। जैसे पहला है यूनानी रोमन लेखक, तो टेसियस। तो टेसियस के बारे में क्या कहा गया है कि यह ईरान का राजवैद्य था, भारत के संबंध में विवरण दिया है कहानियों के रूप में। अगला है हेरोडोटस, यूनान के एथेंस का रहने वाला, इतिहास का पिता और हिस्टोरिका पुस्तक के रचयिता। इसी पुस्तक में भारत का उल्लेख भी इसी ने की है। अगला आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो है 305 BC में इसका चर्चा किया गया है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। अगला आता है डायमेकस। डायमेकस जो है सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह भारत में बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा तथा अशोक का बाप था। अगला आता है डायनोसियस, मिस्र। डायनोसियस मिस्र, जिसका राजधानी कहाँ है, काहिरा है। तो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। कौन, डायनोसियस। यह अशोक के समय में भारत आया था। अगला आता है अमेजन। अमेजन के बारे में कहा गया है कि अमेजन सबसे लंबी और चौड़ी पहाड़ी नदी है। यह दक्षिण अमेरिका में है। यह कुछ पॉइंट्स बीच में। अगला आता है टॉलमी। तो टॉलमी के बारे में कहा गया है कि यह मिस्र यूनान परंपरा का लेखक है। टॉलमी जो है मिस्र यूनान परंपरा का लेखक है। यह एक कविता भारत का भूगोल लिखा है। अगला आता है पिल्लनी। पिल्लनी के बारे में कहा गया है कि प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक इसने लिखा है, जिसमें भारतीय पर्यावरण का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग तुरंत पढ़ लेते हैं चीनी लेखक के बारे में। तो पहला आता है फाहियान, जो कि 405 AD में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं, के दरबार में भारत आया तथा समाज का विस्तृत विवरण किया। अगला आता है सन युगन, यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया। आगे आते हैं हम लोग ह्वेनसांग के बारे में। कहा जा रहा है कि यह 629 AD से 645 AD में हर्षवर्धन के समय में भारत आया तथा 13 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापक का कार्य किया। यह एक CU की किताब लिखा, जिसमें 138 देश से व्यापार का संबंध बतलाया है। अगला आता है इत्सिंग के बारे में कहा जा रहा है कि यह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों की चर्चा अपने किताबों में की है। आगे हम तुरंत पढ़ लेते हैं अरबी लेखक के बारे में, जैसे अलबरूनी। तो अलबरूनी के बारे में कहा गया है कि यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जिसने किताब उल ए हिंद और तहकीक ए हिंद भारत की खोज की चर्चा की है। तो जिस अलबरूनी के द्वारा लिखा गया किताब कौन सा है, किताब उल ए हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज की चर्चा इसने की है। अगला आता है लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में क्या कहा गया है कि इसके समय भारत में 7 जातियां होता था। अगला आता है
अल मसूदी, यह 10वीं शताब्दी में प्रतिहार वंश के समय भारत आया था। अगला आता है अब्दुल रज्जाक, यह 15वीं शताब्दी में देवराय द्विवर्ती के काल में भारत आया था। हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, महत्वपूर्ण प्रश्न सार संग्रह कुछ है, तुरंत देख लेते हैं फटाफट, इसके बारे में भी तुरंत देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो, जिसको हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, यह सिंध का बाग भी कहते हैं, से प्राप्त होता है। अगला आता है उदयन राजा ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, या फिर कहिए उदयन राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। यह हर्यक वंश के अंतर्गत तथा अजात शत्रु का बेटा था। अगला आता है जनक और याज्ञवल्क कथानक कहानी बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। जनक और याज्ञवल्क कथानक कहानी बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। अगला आता है सत्यमेव जयते शब्द भारत का आदर्शवाद शब्द है, यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है भारतीय दर्शन की आरंभिक शाखा सांख्य दर्शन है। अगला आता है, इसमें बीच में एक नोट है, शैलाशों का अर्थ होता है पत्थरों का चित्र। शैलाशों का अर्थ होता है पत्थरों का चित्र। अगला आता है उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन का चर्चा होता है। अगला पॉइंट है मगध की प्राचीन राजा हर्यक वंश है, जिसकी जानकारी हमें ऐतिहासिक साक्ष्यों द्वारा प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए किया जाता था। अगला पॉइंट है भीमबेटका नामक पुराना स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, जो गुम्फा चित्रकारी के लिए फेमस है। अगला पॉइंट है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में है। जो बुर्ज होम शवाधान मतलब शमशान, शवाधान का मतलब क्या होता है, शमशान, जो कहाँ है, बुर्ज होम कश्मीर में है, और वो है क्या, एक शमशान है। तो वहां से प्राप्त हुआ है क्या चीज, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी। अगला आता है तांबा सर्वप्रथम धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तांबा सर्वप्रथम धातु औजारों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला आता है कार्बन डेटिंग C14 का प्रयोग जीवाश्मों के लिए किया करते हैं, उम्र निर्धारित करने के लिए। अगला आता है वृक्षों की गणना वार्षिक वलय के द्वारा की जाती है। वृक्षों की गणना वार्षिक वलय के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट आता है गर्त निवास के प्रमाण भारत के गुफ कराल जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, से मिलता है। अगला पॉइंट आता है सिंधु सभ्यता का सबसे अच्छा नाम हड़प्पा सभ्यता है। ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा रोचक है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था, और सिंधु सभ्यता का सबसे अच्छा नाम हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था, सूती वस्त्र का उद्योग था। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग एवं कांस्य युग से संबंधित था। जो सिंधु का था सभ्यता, वह आद्य ऐतिहासिक युग एवं कांस्य युग से संबंधित था। अगला पॉइंट है पहला शिलालेख ट्री पैंथलर ने खोजी। पहला शिलालेख का अगर चर्चा आता है तो उसकी खोज ट्री पैंथलर ने की थी। तो कांस्य युग का मतलब क्या होता है बाबू, तो कांस्य युग का मतलब होता है तांबा प्लस टीन का मिश्रण। कांसा का मतलब होता है, ब्रॉन्ज का मतलब होता है तांबा, कॉपर और टीन का मिश्रण। यहां तक था आपका टेलर, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का टेलर था। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे स्टार्ट, वह प्योर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का स्टोरी, जो कि प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट करेंगे, वहां से मेन कहानी होगा स्टार्ट। अब तक जो आपने देखा वह टेलर था, एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोग अब तक टेलर देख रहे थे। तो अब हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्लास से देखेंगे हिस्ट्री में, वो मेन स्टोरी आपको प्रागैतिहासिक काल से शुरू होगा, और मेन स्टोरी और मेन इंटरेस्टिंग वहां से, इंटरेस्टिंग तो शुरू से ही था, लेकिन जो मेन स्टोरी है वो आपको वहां से देखने को मिलेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो से। तो आज की वीडियो में टेलर खत्म हो गया है। ऐसे बीच बीच में इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां भी आगे भी आते रहेंगे, लेकिन जो मेन कहानी है वो आपको नेक्स्ट हिस्ट्री के वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो
ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप लोग अभी भी जान ही रहे हैं कि हमारा जो परेशानी है विद्यार्थी के साथ वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो उसको लेकर के सचेत शांत नहीं रहना है, अस्थिर नहीं बैठना है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे उसका साथ देना है। हम भी, आप भी अपने अपने स्तर से फेसबुक माध्यम से या फिर यूट्यूब माध्यम से जिस तरह से आपको सपोर्ट बनता है आप सपोर्ट कीजिए, ताकि जल्द से जल्द रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो। ज़्यादा मुद्दा रेलवे एनटीपीसी को लेकर के ही है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी विद्यार्थियों लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि लोग इसको एग्जाम कंडक्ट करवाना जल्द से जल्द चाह रहे हैं। और एसएससी का भी एग्जाम्स होना चाहिए। मतलब यह है कि हमारा एजुकेशन जो प्रतियोगिता परीक्षा का सिस्टम है उसको एकदम दुरुस्त करवाने के लिए एकदम जोर शोर से क्या होना चाहिए, मतलब एकदम पूरा प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे करना है, एकदम जम के करना है, टीचर्स लोग का साथ देना है। ठीक है, फिर चलिए, जय हिंद।